राष्ट्र के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वाधीनता के जो संग्राम में जिन्होंने भाग लिया है, उनके बारे में उनको नई पीढ़ी को जानकारी देना, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे नायक हैं जिनके बारे में शायद इतिहास के पन्नों में हमने और आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने उन सब के बारे में नई जानकारी प्राप्त की। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। और यही नहीं, देश का 75 साल की यात्रा कैसे रही, हम कहाँ थे विकास के उस दौड़ में, और आज हम कहाँ पहुँचे। आज विश्व के बहुत बड़े ताकतों में, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, हम शिक्षा के दृष्टि से हो, आज हमारा सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ गया है। भारत का तिरंगा, अभी हाल ही में जो घटनाक्रम यूक्रेन और रूस के बीच में हुई थी जी, उस वक़्त जो भारतीय तिरंगा लेकर जो विद्यार्थी चल रहे थे, या जो गाड़ियां भारतीय तिरंगा लेकर, उनको जिस सम्मान से जाने दिया गया, वहाँ हमारे भारतीय नागरिक जो वहाँ फंस गए थे, उनको रूस ने भी, यूक्रेन ने भी किस तरीके से उनको जो है बगैर किसी असुविधा के किस तरीके से वापस भारत लौटने में उन्होंने व्यवस्थाएं की, भारत सरकार ने जो व्यवस्थाएं की। जबकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी कई दो मुल्क हैं जो जिनके नागरिक वहाँ फंस गए थे, और वहाँ के चैनलों में, वहाँ के मीडिया घरानों में यही एक चर्चा का विषय था कि देखिए भारत के सम्मान, भारत के पताका को, भारत के तिरंगे को कितना सम्मान मिल रहा है, जबकि हमारे जो झंडा है उसको वो सम्मान नहीं मिला है। तो ये जो भारत की जो हमारी जो 75 साल की जो तपस्या है, इसके बारे में भी हमारे युवा पीढ़ी को उसके बारे में ज्ञान प्रदान करना, ये भी कहीं ना कहीं इस 75 साल की जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव और ये जो हर घर तिरंगा के पीछे का उद्देश्य है। यही नहीं, आगे आने वाले दिनों में हमारा राष्ट्र को, हमको जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका हम सबको निभानी है, उसके लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए, इसके लिए अपने आप को आत्मावलोकन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए कि जो भविष्य के जो हम भारत की कल्पना करते हैं, जो हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, हम उस दिशा में कैसे जाएं, यह भी सोचने का, शायद सबसे विचार मंथन करने का सबसे उपयुक्त अवसर है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसमें विशेषकर हर घर तिरंगा। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान ऐसा कार्यक्रम है जो दुनिया में शायद अब तक कहीं नहीं हुआ है, आप इस बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा एक सामूहिक प्रयास, और ये मात्र एक सरकारी पहल नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सरकार ने जो है, भारत सरकार ने इसमें पहल लिया है। लेकिन आज जिस तरीके से राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं, आज जिस तरीके से सामाजिक संस्थाएं तैयारी कर रही हैं, मैं तो व्यावसायिक संगठनों के वक्तव्य पढ़ रहा था जी, कि वो क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हर दुकान में जो है व्यवस्था हो, जो भी खरीदना चाहे। राज्य सरकारें अपने स्तर पर जो है उपलब्ध करा रहे हैं तिरंगे को, तो कई जगह ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हम जो है अपने पैसे से खरीदेंगे और खुद अपने घर पे लगाएंगे। लगभग 26 करोड़ जो हमारे हाउस होल्ड हैं या घर हैं भारतवर्ष में, उसमें हमारा ये अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ मकानों में जो है ये तिरंगा लगाने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जी। और इसमें सब समाज का हर हिस्सा, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालें, ऐसा कोई आयाम नहीं है हमारे राष्ट्रीय जीवन का जो इससे जुड़ा ना हो। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया है।
श्री मोदी ने स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज का सपना देखने वालों के अदम्य साहस और प्रयासों को भी याद किया है। उन्होंने हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे के विवरण सहित इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें भी ट्विटर के जरिए साझा की हैं। सर, इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा माना जाता है और सच भी है कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधते हुए धर्म और क्षेत्रवाद से परे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है, सबसे बड़ी मिसाल है। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल विश्व में अनोखा किस्म का तिरंगा हमारा जो है पताका है, हमारा झंडा है, जिसको दूर से देखकर ही जो है, मैं अभी एक सर्वे देख रहा था टीवी में, वो कई विदेशी मुल्कों में लोगों से पूछ रहे थे कि ये कौन से देश का झंडा है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई पहचान पाया तो वो भारत के जो तिरंगे को लोगों ने पहचाना, क्योंकि ये एक तरह बिल्कुल ही सरल है और दूसरी तरफ पूरे विश्व में एक जो संदेश भेजता है। देखिए, एक एक रंग के पीछे एक सोच है, वो मात्र उसको आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। देखने वाले तो अगर सिर्फ शुद्ध रूप से अगर एक धार्मिक या एक जिसको कहते हैं कि सर्वधर्म समाभाव के दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हैं तो एक रंग जो है वो भारत के सनातन परंपरा का है, तो दूसरे रंग जो है वो इस्लामिक परंपरा का है, एक श्वेत रंग जो है वो जो है आपके ईसाई परंपरा का है। लेकिन इतना सरल नहीं है इसके पीछे का सोच। जो हरा रंग है वो हमारे किसान, हम एक 70% कृषि निर्भर राष्ट्र है। वो कृषि, वो हरियाली, वो संपन्नता, उसका प्रतीक है वो। तो दूसरी तरफ भगवा, वो हमारे हजारों साल की जो एक तपस्या रही है उसका वो उदाहरण है। वो उदाहरण है त्याग का, श्रद्धा का, समर्पण का, दान का, उसका समर्पण है वो। सफेद रंग जो है वो शांति का संवाहक है। उस बीच में जो अशोक चक्र लगा हुआ है वो बनाया ही गया था अशोक चक्र को कि वो शांति का एक संदेश पूरे विश्व में जो है, आपको याद होगा अशोक के समय में उसको जो है पूरे विश्व में जो है उसको श्रीलंका से लेकर कहां कहां उसको भेजा गया, ताकि वो धर्म चक्र जो एक प्रतीकात्मक है, जो हमारे भारत का एक, जहां हम कभी भी आक्रांता कभी नहीं रहे, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं, शांति के पक्षधर रहे हैं, विश्व शांति के पक्षधर रहे हैं, विश्व में जो है संपन्नता के पक्षधर रहे हैं, विश्व में त्याग के पक्षधर रहे हैं। तो हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो किसी पर वर्चस्व जमाकर, किसी पूंजीवादी या साम्यवादी उस तरीके से किसी ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि अपने हजारों सालों से जो सनातन मूल्यों पर हम लोग आज तक जीते रहे हैं, वो निरंतर यात्रा का प्रतीक है हमारा ध्वज। इसलिए वो ध्वज जो है वो आज पूरे विश्व में, भारतीय मूल के लोग भी क्रिकेट खेल रहे होंगे लंदन में, लॉर्ड्स में, बिल्कुल वहां भी आप देखेंगे कि जब भारतीय पक्ष जीतता है या वो विजय हासिल करता है तो भारतीय मूल के, जो भले वो नागरिक हो दूसरे मूल के, गर्व महसूस करते हैं भारत के झंडे को और तिरंगा वो। तो ये तिरंगे का महत्व है। तिरंगा जब हम लाल किले में लहराते हुए देखते हैं तो वो जो एक गर्व हमको दिखाता है। आज कई बड़े शहरों में जो है तिरंगा जो है बहुत, खासकर जो शहर के जो मुख्य केंद्र हैं वहां फहराया जाता है। तो उस वक्त जो आपके अंदर तिरंगा को देखते ही जो आपके अंदर एक ऊर्जा भर देती है, एक गर्व का अनुभूति आपको होती है, तो वो तिरंगे की ताकत है। क्योंकि वो तिरंगे ने ये हमारे हजारों हमारे जो सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए अपने राष्ट्र के लिए। अभी कल ही हम लोगों ने करगिल दिवस मनाया था, करगिल विजय दिवस। वहां भी उन्होंने उसमें एक शहीद फौजी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि
उन्होंने अपने पिता को लिखी थी पत्र। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर मैं तिरंगा लिपटे हुए वापस घर आऊंगा। वो तिरंगा उसका जीवन का एक प्रतीक बन गया है। मैं समझता हूं कि हर भारतीय के लिए तिरंगे का महत्व जो है वो किसी शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते हैं। तो शायद इस भावना से हर व्यक्ति को जोड़ने के उद्देश्य से इसलिए फ्लैग कोड में भी अमेंडमेंट किया गया जी। और फ्लैग कोड में अमेंडमेंट करके पहले होता था कि हम वो खादी और उस हिसाब से ही हम लोग प्रयोग कर सकते थे, लेकिन आज जो है ताकि हर व्यक्ति जुड़ सके। लेकिन हाँ, हमें कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, विशेषकर किसी प्रकार से भी हमारे तिरंगे का अपमान ना हो। ये विशेषकर ये हर घर तिरंगा मनाते हुए भी हम सबको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो है कपड़े का, कागज का, पॉलीथीन का सब तिरंगे को लेकर घूमेंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि तिरंगा चाहे वो एक पॉलीथीन के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिएस्टर के रूप में क्यों ना हो, तिरंगे का सम्मान उसको सर माथे पे लगाना है और उस सम्मान को जो है हमें बनाए रखना है। बिल्कुल, जैसा कि अभी प्रोफेसर के.जी. सुरेश ने बताया कि सरकार ने ध्वज संहिता में भी कुछ परिवर्तन किए हैं, तो अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की इजाज़त थी। पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने झंडे को फहराने की अनुमति नहीं थी। अब आप अपने घर में दिन या रात कभी भी तिरंगा ध्वज फहरा सकेंगे। साथ ही पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। तो सर, जैसे कि अभी आप बातचीत में बता रहे थे कि यह अभियान हम न केवल हमारे गर्व को प्रतिपादित करता है, बल्कि हमारे शहीदों के सम्मान को भी है। खेल के मंचों पे भी जब राष्ट्रमंडल या एशियाड में जब तिरंगा लहराता है तो उस समय टीवी के सामने बैठा दर्शक भी खड़ा हो जाता है सम्मान में। बिल्कुल। तो सर, क्या ये मान के चले कि यह अभियान सभी देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति प्रतिबद्धता और जज्बे को दिखाने का मौका भी देगा? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई कहता है कि प्रतीक महत्वपूर्ण नहीं है, किसी चीज की फिर आवश्यकता नहीं है जी। हम अपने माता पिता को देखते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनको भी पता है कि हम उनसे स्नेह करते हैं, उनको भी पता है कि हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनका चरण स्पर्श करते हैं। अभी आपने देखा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने माता जी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके पैर धोकर जो है उनका जो है चरण वंदना की उन्होंने। ये प्रतीकात्मक था। उनके और माता और पुत्र का एक अनोखा रिश्ता है। वो इसलिए था कि वो एक प्रतीक है कि तुम देश के कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन माँ के सामने तुम्हारा सर झुका हुआ है। यही मातृभूमि के सामने है, यही तिरंगा के सामने है, यही परचम के सामने है। कि वो परचम जब लहराते हैं हम, वो देशभक्ति, ऐसा नहीं है कि परचम लहराने से ही देशभक्ति होती है, लेकिन जब हम परचम लहराते हैं, जब हम तिरंगा लहराते हैं, तो उस वक्त जो है वो एक प्रतिबिंबित करती है हमारे वो अंदरूनी जो हमारा जो भावना है, आंतरिक भावना को वो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम को जो है, हमारा अभिव्यक्ति का एक मार्ग है। जब हम अपने घर में, हर व्यक्ति फौज में जाके लड़ नहीं सकता है, हर व्यक्ति जो है पैरामिलिट्री में जाके देश की सेवा नहीं कर सकता है जी। लेकिन हर व्यक्ति अपने देश प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकता है जब वो तिरंगे को लहराता है। तो ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को वो अवसर मिले। आपको याद होगा, पहले तो निजी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर वो नवीन जिंदल वाला वो जो केस आया कोर्ट में और उन्होंने वो केस जीता और सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया आम नागरिक को भी कि वो भी जो है अपने घर पे जो है तिरंगा लहरा सकता है। तो ये बड़े मुश्किल से मिला हुआ अधिकार है हमको, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये गर्व की बात है कि जब जरा सोचिए कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा जब हम 15 अगस्त को, हम पहले क्या करते थे 15 अगस्त का नज़ारा, मतलब एक तो लाल किले में जो लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जो संबोधित करते हैं, ध्वजारोहण, और कुछ राज्य सरकारों का परेड होता है जी। और शाम को कुछ पतंगे, कुछ शहरों में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, ऐसे कुछ बड़े शहरों में वो पतंगे जो है लोग ये करते हैं, उड़ाते हैं। लेकिन
इस वर्ष का नज़ारा जरा सोच के देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। मैं तो चाहूँगा कि कोई सैटेलाइट का उसका पिक्चर आए। मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसा ड्रोन से या ऐसा किसी सैटेलाइट से के माध्यम से जब 20 करोड़ घरों में पूरे हिंदुस्तान में वो तिरंगा लहरा रहा होगा, वो चित्र कितना अद्भुत होगा, कितना अविस्मरणीय होगा। जब हम देखेंगे कि हर घर में जो है एक भावना, एक हम सब चीज़ों से ऊपर उठकर, संकुचित संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर, अब हमारी राजनीति अलग हो सकती है, हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण में हम सब भारतीय एक हैं। वहाँ ये सबके लिए एक संदेश होगा। देश के अंदर भी, देश के पड़ोस में भी, देश के बाहर भी ये संदेश जाना जरूरी है कि भले हमारे अंदर कितना भी मतभेद क्यों ना हो, मनभेद नहीं है हमारे बीच में। और जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात आती है, तो सभी भारतीय एक हैं। हम सर मध्य प्रदेश में भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा झंडे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो आप बात कर रहे थे आभा की, तो शायद भोपाल से लेके जबलपुर तक और ग्वालियर से लेके सतना तक। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से पूरी योजना बना रही है। जो इकाइयां हैं, स्थानीय इकाइयां, नगर निगम, पंचायत, वो भी अपनी व्यवस्थाएं कर रही है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा उत्सव, जो वैसे भी 15 अगस्त एक हम सबके लिए एक उत्सव का अवसर है, लेकिन अब एक बहुत बड़े जिस पैमाने पर हम कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी होती है महाराष्ट्र में, या दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, कुछ उसी तरीके से हर घर तिरंगे से एक माहौल जो है पूरे, वो सिर्फ कार्यक्रमों तक, ध्वजारोहण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में जो है एक देश प्रेम का एक लहर जो है वो आपको देखने का मिलेगा। सर शायद यही वजह है कि सरकार ने इस अभियान में जन भागीदारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। देखिए, जन भागीदारी ही है, ये सरकारी योजना नहीं है। मैंने जैसे कहा कि जैसे स्वच्छ भारत है, वो सरकार अकेला नहीं कर सकती है। स्वच्छता जो है, जब तक एक एक नागरिक नहीं अपनाएगा, तब तक जो है देश स्वच्छ नहीं हो सकता। हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। वो इसलिए नहीं है कि वहाँ के नगर निगम काम कर रही है, वहाँ के कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है। लोगों के अंदर वो जागरूकता पैदा हो गई है, आवाम के अंदर, आम जनता के अंदर वो समझ गए कि ये मेरा शहर है, इसको साफ रखना है। वो नहीं आपको कूड़ा फेंकने देंगे। ये जब मानसिक, इसको कहते हैं कि मानसिकता में परिवर्तन आएगा, और ये जो उत्सव अब हम मनाने जा रहे हैं 13 से 15 अगस्त को, हर घर तिरंगे का, ये उस मानसिकता में परिवर्तन लाएगी, जहां ध्वज फहराना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, बल्कि आम जन वो अपने विचारों का, अपने समर्पण का, अपने त्याग का, अपने देश प्रेम का वो प्रतिबिंबित कर सकता है। वो अपने छत पे, अपने दुकान में, जहां संभव हो, यथासंभव वहां ध्वज को सम्मानजनक तरीके से जो है उसको फहरा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रस्म अदायगी नहीं है, अब ये जन जन की भागीदारी है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उद्देश्य वही है ताकि जन जन के अंदर वो भावना जागे। रक्षा, हमारे सुरक्षा बलों के अंदर कितने युद्ध लड़े, आज भी जो है सरहदों में कड़ाके की सर्दी में वो खड़े रहते हैं। तो वो क्योंकि वहां खड़े हैं इसलिए हम लोग सो पाते हैं, चैन की नींद हमको मिलती है। लेकिन उनको भी प्रेरणादायक एक ही है, उनके सामने उनके माँ बाप नहीं है, उनके सामने उनके घर परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, उनके सामने कुछ है तो उनको दिखाई देता है फ्लैग पोस्ट पे जो उनका तिरंगा है। वो तिरंगा उनको प्रेरित करती है कि इसके लिए हम जान दे देंगे। तो ये जो भावना है तिरंगे को देखकर, उसको जगाने का एक प्रयास है। सर, युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए कई अच्छे इनिशिएटिव पहल सरकार या संगठनों की तरफ से की जा रही है, जैसे सेल्फी विद तिरंगा है, या आप अपनी फोटो अपलोड करें, या एक सरकार ने एक वेबसाइट पूरी बनाई है जिसपे आप पिन करके, मैं अभी पिन किया रास्ते में, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इस तरह की पहलों से निश्चित ही युवा भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस अभियान को और सफल बनाने में सहभागी बनेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या है कि युवा सक्रिय है, उसको किस तरीके से और आज के तकनीक के साथ उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए फ्लैग रूल्स में अमेंडमेंट किया है कि किसी के लिए भी, कोई दिन में काम कर रहा है, वैसे तो 15 अगस्त छुट्टी होती है, लेकिन कोई व्यस्तता है, किसी को ये है,
तो रात हो 24 घंटे भी किसी भी समय जाके वो अपना झंडा को फहरा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। आपके पास अगर हैंडमेड नहीं मिला तो आपको संकोच नहीं होना चाहिए, अरे मेरे पास तो ये झंडा है, मैं इतना ही नहीं, वो यथाशक्ति वाला है। यहाँ छोटे से पॉलिथीन का झंडा भी क्यों ना हो आपके हाथ में, उससे भी अगर आप, वो बच्चा जो गरीब बच्चा है उसके हाथ में हो, तो उसको जो है वो हक दे दिया गया है कि आप जाइए अपना जो राष्ट्रीय कर्तव्य है उसको निभाइए। तो मैं समझता हूं कि आजकल के युवा जो है हर जगह खड़े होकर, जो अभी बदबदा यहाँ खुला डैम और कलियासोत खुला, तो वहां जाकर भी मतलब वो फोटो खींच रहे थे, तो उनको तो निश्चय ही जो है निश्चित गर्व होगा अपने तिरंगे के साथ जो है। और हम भी अपने विश्वविद्यालय में ऐसा प्रावधान करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों को हमको यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय का भी जो है इस दिशा में जो सर्कुलर मिल गए हैं, जिसमें हम प्रभात फेरी भी कराने के लिए हमें निर्देश मिले हैं, हमको सेल्फीज कराने के लिए भी हमें व्यवस्था की गई है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी जो है निर्देश किए गए हैं। तो इस सब में सभी विश्वविद्यालय भी लगेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक व्यापक स्तर पर इसकी स्वीकार्यता होगी और दलगत राजनीति से उठकर संकीर्ण, संकुचित, जातिगत, सांप्रदायिक सोच से ऊपर उठकर हमारा जो भारत का हमारा जो राष्ट्रीय परिवार है वो इस परचम के तले जो है एकत्रित होगा और पूरे विश्व को दिखाएगा कि ये झंडा हमारे लिए सबसे प्यारा क्यों है। सर, इस अभियान का एक आर्थिक पहलू भी है कि सब जगह इस झंडा बनाने में स्व सहायता समूहों की महिलाओं को, सूक्ष्म या लघु जो उद्यम है उनको, या गैर सरकारी संगठनों को जोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से ये उनको आर्थिक मजबूती भी इसके जरिए मिलेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जब इस तरह के आयोजन बनता है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा है, जब वो बनारस गए तो बनारस में से वहाँ उन्होंने आह्वान दिया कि आप सब जो है अपने पत्नी को, बहन को, माँ को, सबको जो है आप जब उनको कोई गिफ्ट देते हैं तो आप एक बनारसी साड़ी दें। अब ये बनारसी साड़ी क्या है? ये बनारसी साड़ी जो है गिफ्ट देने के लिए, उपहार स्वरूप देने के लिए कहा है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? जो वीवर है, बुनकर है, जो काम कर रहा है बनारसी साड़ी में, उसको इसका लाभ मिलेगा। वो जब कहते हैं कि आप उत्तर पूर्व में जाओ, घूम के आओ, तो देश तो हम घूमेंगे, कुछ नया जगह देखेंगे, लेकिन स्थानीय पर्यटन वो जो है उसके अंदर एक जीवन फूंकने वाली बात है। इसी प्रकार मैंने कहा व्यवसायी इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। कहीं ना कहीं जब ये झंडे बिकेंगे, जब ये झंडे बनेंगे, तो इसका लाभ उन गरीब लोगों पर भी होगा जिनको जो है जिनको एक तरफ इस बात की खुशी होगी कि वो तिरंगे को तैयार कर रहे हैं, तिरंगे को जो है तिरंगे की बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका घर भी चल जाएगा। तो ये जो सोच है, मैं समझता हूं कि इससे ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जो अछूता रहेगा। यह अभियान और खासतौर पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ ऐसे विषय है जिस पर जितनी बातचीत भी की जाए वो कम है। अभी जिज्ञासाएं तो बहुत सारी है सर, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए अब हम कार्यक्रम का समाप्त करते हैं। सुर्खियों में इस कार्यक्रम में सर आप आए और आपने काफ़ी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार।